पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम फास्ट रिवीजन करेंगे। फास्ट रिवीजन के बाद हम जिस दिन एग्जामिनेशन में जाएंगे वो एग्जामिनेशन में हम किस प्रकार से हमारे आंसर्स को मैनेज करें। इट्स इम्पोर्टेंट। हर बार देखने में आता है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनको याद भी बहुत अच्छा है, नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब लिखते हैं तो कंटिन्यूएशन में इस तरह से लिख देते हैं जिससे एग्जामिनर उसको पढ़ ही नहीं पाता है। देखिए दोस्तों, आज का जो युग है वो इस प्रकार का है कि आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और एग्जामिनर को इस बात के लिए आपको प्रेशराइज करना होगा कि मैंने मेरी कॉपी में सही लिखा, आप इसे पढ़ें। जनरली कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही कंटिन्यूएशन में स्पीडली लिखते हैं। वो न तो किसी प्रकार का कोई पैराग्राफ छोड़ते हैं, न अंडरलाइन लिखते हैं। अगर आपने केसेस लिखा है तो वो एग्जामिनर पढ़ नहीं पाता है, इलस्ट्रेशंस लिखे हैं तो वो पढ़ नहीं पाता है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए हम एग्जामिनर को ये बता दें कि आप पढ़ें इसको, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो उन चीजों के बारे में हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से अब हम एग्जामिनेशन हॉल में आ चुके हैं, बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से हमारी सीट पे बैठ चुके हैं, पेपर आपको मिल चुका है और उसके बाद किस तरह से हम आंसर लिखना स्टार्ट करें। तो हम इन चीजों में जाएं उससे पहले एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूं जिसमें अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। वो ये है कि जब आपको पेपर मिलता है और आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में आप टिक करते हुए चले जाते हैं कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। होता क्या है कि हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं और जो हमारे दिमाग में होती है वही सोचते हैं कि वही वाला क्वेश्चन है, हम उसको टिक कर लेते हैं और फिर करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हम दूसरा आंसर लिख देते हैं जबकि वो पूछना कुछ और ही चाहता है। वो यस में पूछना चाह रहा है, हम नेगेटिव उसको रिप्लाई जो है वो दे रहे हैं। तो इन चीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले 5 मिनट बिल्कुल तसल्ली से अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। या एक चीज मैं और आपको नोट करवाना चाहूंगा वो ये है कि आप अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नजर आता है तो पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आप उसको पढ़िए, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं और ओवर स्पीडिंग में चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसी को हम अगर एक कंट्रोल्ड वे में चलाते हैं, कंट्रोल्ड स्पीड में चलाते हैं तो हम गंतव्य पर सेफ और सुरक्षित पहुंच पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में भी यही चीज होती है कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं, आंसर ठीक से नहीं लिख पाते हैं, कई बार गलत भी लिख के आ जाते हैं। हम एग्जाम देने के बाद भी ये सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक से लिख के आया हूँ, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो पता चलता है कि मार्क्स तो बहुत कम आए। तो इसके पीछे क्या बेसिक लॉजिक है, ये वही है कि हम जल्दबाजी नहीं करें और स्पीडिंग नहीं करें। पहले 5 मिनट में बिल्कुल तसल्ली से हमारा पेपर पढ़ें और हम ये डिसाइड कर लें कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। कई बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न आया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं और भी लिखा हुआ आता है, अथवा वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि उसका ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है, तो वो भी हमें पहले डिसाइड करके रखना है। और जब हम ये डिसाइड कर लें कि हमें ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो फिर सीरीज वाइज जो वो यूनिट का जो सिस्टम होता है उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करना प्रारंभ करें। अगर हमने एक यूनिट शुरू कर ली, मान लो कई बार स्टूडेंट को सी यूनिट के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आते हैं, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, तो क्यों नहीं आप सी जो यूनिट है उसी के क्वेश्चन करें। इस बार तो 40% तक सिलेबस कम किया गया और सी में से केवल एक ही क्वेश्चन आपको 15 नंबर का करना होता है, तो उसमें से हम हमारा बेस्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के चूज करें और उसके बाद वही करना शुरू कर दें। लेकिन उसमें टाइम का बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो इस तरह से उसमें भी जो मैं आपको बताऊंगा आपको कि यूनिट जो आप शुरू कर रहे हो उस यूनिट को वहीं आप कंप्लीट करें। पहले आपने 3rd यूनिट में से एक क्वेश्चन कर लिया, फिर 2nd यूनिट में से एक कम क्वेश्चन कर लिया, फिर 1st यूनिट में से 3 क्वेश्चन कर ले
कर दिए तो इससे एग्जामिनर जो वैल्यूएशन करता है आपकी कॉपी की वो इरिटेट हो जाता है, उसको बार बार पेपर खोलना पड़ता है, बार बार कॉपी के जो वो पन्ने पलटता है, तो उससे का टाइम भी कंज्यूम होता है और वो इरिटेट भी होता है, उसका सीधा सीधा असर हम पे पड़ता है, तो मार्किंग कम होती है। अगर ठीक हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं कि पहले एक यूनिट कर रहे हैं, फिर दूसरी कर रहे हैं, फिर तीसरी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर उसको बहुत अच्छे से लेगा और वो निश्चित रूप से आपको एक सिंसियर स्टूडेंट समझते हुए जो बेनिफिट आपको दे सकता है अपनी ओर से, वो बेनिफिट देने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए फिर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन चीजों को गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे लॉ की हम बात कर रहे हैं तो लॉ में अगर आप लीगल हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें केस लॉज आपको बहुत कम मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे आंसर्स को मैनेज करना होता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर दे रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नंबर ऑफ केस लॉज बहुत ज्यादा है, जितने केस लॉज लिखेंगे हम उतनी मैथमेटिकल वे में हमें मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। हमारे जो अभी 2 घंटे आपको एग्जामिनेशन के लिए मिल रहे हैं या कभी 3 घंटे मिलते हैं, तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है उस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को भी देखना पड़ता है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें आंसर लिखने, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा हमें ये भी देखना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, जो क्वेश्चंस हम लिखने जा रहे हैं वो किस नेचर का है। एक मैथ्स के स्टूडेंट को तो टोटली जो है वो मैथमेटिकली उसको करना और उसको आंसर जो एक्यूरेट आंसर जो वो मिलाने होते हैं, जबकि लॉ में तो ऐसा नहीं है। तो हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन देखनी होगी कि वो क्वेश्चन ऐसे टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, या 2 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स का है, या 7 मार्क्स का है, 200 वर्ड्स का है, या 15 मार्क्स का, तो 500 वर्ड्स का है। तो वर्ड्स लिमिट भी हमें देखनी है। सामान्यतः स्टूडेंट यहाँ बड़ा हेजिटेट हो जाता है जब वर्ड लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं तब। सामान्यतः जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसे हमें 50 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन हम वहां वर्ड्स गिनने नहीं बैठ जाएंगे कि 51 नहीं हो जाए, 49 नहीं रह जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको घर में बात बताता हूँ कि कोई भी एग्जामिनर वर्ड गिनने नहीं बैठता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 2 मार्क्स के जिसमें यस या नो में आंसर देना होता है, तो वहां आपको वर्ड गिनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10 वर्ड्स में भी लिख रहे हैं, 20 वर्ड्स में भी लिख रहे हैं, तो आपका आंसर एक्यूरेट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 में से 2 ही मिलेंगे अगर अच्छे से लिखा है तो, ठीक है ना। तो इसलिए वर्ड गिनना नहीं है। सामान्यतः रफली एस्टिमेट हम कर लें कि अगर 500 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो हमें लगभग 5 पेज में वो लिखना है। अगर हमने 4 में लिखा है तो भी ठीक है, 6 में लिखा गया तो भी ठीक है। तो इसके लिए कहीं हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो कम मार्क्स आएंगे, ज्यादा से आएंगे। डिपेंड ये करता है कि कॉपी में आपने लिखा क्या है। कई बार आप जो वो नेगेटिव चीजें लिखते हो, कई बार उसको पॉजिटिव वे में लिखते हो, कई बार एनालिटिकल वे में लिखते हो। विशेष करके जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको हमें निश्चित रूप से एनालिटिकल वे में ही उसको लिखना चाहिए। तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि वो 2 मार्क्स का है या 7 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, जो भी है उसके मद्देनजर हमें उसके आंसर वर्ड्स के आधार पे आइडिया से देने हैं, तो इसमें हेजिटेट नहीं होना है। तीसरी चीज आप देखिए कि लॉ में विशेष करके मैंने आपको बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें बहुत ज्यादा केस लॉज हमें देने होते हैं, और यहाँ तक कि आपके हर क्वेश्चन पेपर में एक लीडिंग केस तो आता ही आता है। तो एग्जाम से पहले हम वो लीडिंग केसेस को अच्छे से पढ़ के आते हैं, उनको कौन से क्वेश्चन में कहाँ किस स्थान पे एग्जैक्टली हमें स्थापित करना है उसका हम ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। एक एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि आप लॉ के स्टूडेंट्स की तरह उसका आंसर भी कॉपी में रिप्रेजेंट भी करें। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन एक आर्ट्स के स्टूडेंट की तरह या कॉमर्स के स्टूडेंट्स की तरह है तो एग्जामिनर उसको देखेगा कि तो इसमें तो लॉ का कुछ लग ही नहीं रहा है। इसलिए आप जहां भी अपने आंसर लिखो वो ठीक प्रकार से एग्जैक्ट केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ऑल इंडिया रिपोर्टर में जो पब्लिश किए गए या सुप्रीम कोर्ट केसेस में या इंडस्ट्रियल एंड लेबर केसेस में जो भी उनकी साइटेशंस होती है, जर्नल्स होती है, उसमें जो पब्लिश किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप केस लॉज का हवाला दें और मैक्सिमम केस लॉज का हवाला दें।
लेकिन केस लॉज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत अधिक वाइडली लिख रहे हो। केस लॉज में हमें ये लिखना है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ 1983, सुप्रीम कोर्ट पेज इतने के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19 में निजता का अधिकार भी शामिल है या जो भी है। तो बस केवल 2 या 3 लाइन में केस लॉज को हमें कंक्लूड करना है ताकि हम नंबर ऑफ केसेस की जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिख सके हमारे लिमिटेड वर्ड्स में। तो इसको मैनेज करना है हमें, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जब भी आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको 2-3 भागों में डिवाइड कर लो। मान लीजिए एनालिटिकल वे में आपको क्वेश्चन पूछा गया और वो 15 मार्क्स का है और आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, तो हमें हमेशा जो है वो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें उसका मीनिंग एग्जामिनर को बताना चाहिए शॉर्ट में, कि अगर बौद्धिक संपदा का आपका पेपर है तो बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य है, या जो डेफिनेशन है अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो उसकी डेफिनेशन दें। डेफिनेशन में आप निश्चित रूप से अगर डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो 1-2 ऑथर्स के और उसके बाद में उस अपने शब्दों में जो वो एक कंक्लूसिव डेफिनेशन जो वो जरूर दे दें, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि स्टूडेंट को एग्जैक्ट नॉलेज है कि बौद्धिक संपदा वास्तव में क्या है, या अकृत्य वास्तव में क्या है, या बीमा क्या है, या बैंकिंग क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट पेपर है। तो स्टार्टिंग में हम ये बताएं। दूसरा क्या है जो जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि एग्जामिनर वास्तव में क्या पूछने वाला है, पूछ रहा है आपसे, उस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रिप्लाई हम बॉडी ऑफ क्वेश्चन में मानते हुए कि जैसे हमने मीनिंग और डेफिनेशन दे दी, तो फिर वास्तव में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, तो फिर हमें कॉपीराइट का प्रोसीजर यहां लिखना है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखें, दूसरा जो इसके जैसे साथ ही इसके हमने बेनिफिट्स पूछ लिए कि इन चीजों के बेनिफिट्स क्या है, या अगर उनसे ये पूछ ले कि इसके लॉसेज क्या है तो साथ में हम वो भी मेंशन करना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ जो है वो लास्ट में आप कंक्लूसिव वर्ड्स जरूर लिखें, ताकि एग्जामिनर ये उसको ये भी पता लग जाए कि ये जो चीजें लिखी है उसका कंक्लूजन भी बच्चे ने दिया है, और साथ ही उसको ये भी पता लग जाए कि इसके क्वेश्चन का एंड यहाँ हो गया है, ताकि कॉर्नर में वो आपको मार्क्स जो है वो देख सके। तो इसलिए ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसमें मैंने आपको बताया कि जगह जगह हम केस लॉज देंगे और इलस्ट्रेशंस देंगे। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको बीच में कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत स्पीडली बच्चा लिखता हुआ चला जाता है, न तो अंडरलाइन करता है और न वो कुछ करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी अच्छी चीज आप लिख रहे हो, जैसे आपने जो है वो ऑस्टिन की डेफिनेशन लिखी तो आप ऑस्टिन लिख के और उसको अंडरलाइन करें, और जब ऑस्टिन की डेफिनेशन खत्म हो जाए तो दूसरे पैराग्राफ में आप ग्रे की डेफिनेशन शुरू करें। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता लगेगा कि 2-3 ऑथर्स की बढ़िया डेफिनेशन बच्चे ने दी है, तो आपका नंबर भी बढ़िया देगा स्वाभाविक रूप से। दूसरा क्या है कि जहां आप सेक्शंस लिख रहे हो, लॉ में देखिए सेक्शंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और यही एग्जामिनर को बताता है कि आर्ट साइंस या कॉमर्स का बच्चा नहीं है, ये लॉ का बच्चा है। सेक्शंस में भी सब सेक्शंस आप लिखें, क्लोजेस अगर है तो आप वो भी लिखें, तो उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को एग्जैक्ट नॉलेज है कि आर्टिकल 19(1)(g) में क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन, सबसेक्शन और क्लोजेस को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, आर्टिकल 19(1) का जी, एग्जैक्ट चीज आ गई, मार्क्स भी एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा हम इन चीजों को हमेशा अंडरलाइन करेंगे और बार बार पैरा बदल के लिखेंगे। चिड़ी की टांग नहीं तोड़नी है, बिल्कुल भी कंटिन्यूएशन में लिखना है हमें, लेकिन पैराग्राफ बना बना के अलग अलग उसको बताना है, और एग्जामिनर को इस बात का आभास कराना है कि हमने बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए आप सही मार्क्स दें प्लीज।
तो ये जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट देख लें कौन सा है, नेचर ऑफ क्वेश्चन देख लें, सिनॉप्सिस टाइप उसकी बना कर रख लें और केस लॉज लिखें, और केस लॉज के साथ हमेशा आप इलस्ट्रेशन भी लिखें, उदाहरण भी लिखें समय समय पर। इस तरह से जो है वो हम हमारा क्वेश्चन पूरा करेंगे। इसमें टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन को अगर डिवाइड किया गया है ए बी सी में पार्ट्स में, मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन और 3 ए बी सी दे दिए, तो हमें क्वेश्चन को डिवाइड करके 5 नंबर के हिसाब से ही उसका आंसर देना है, नहीं कि आप ए को 5 पेज में लिख रहे हो, बी को 5 पेज में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यानी क्वेश्चन को डिवीजन कर लेना है हमें और उसके आधार